नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। बीजेपी को रोकने के लिए दिल्ली में इंडिया अलायंस की चौथी बैठक हो गई। मीटिंग हुई, लेकिन ना सीटों का बंटवारा हुआ और ना ही पीएम के चेहरे पर कोई फैसला हुआ। उधर दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान को नई जिम्मेदारी का संकेत दिया है। बीजेपी काम पर लग गई है, विपक्ष मीटिंग में फंसा हुआ है। कॉलिंग कार्ड में महागठबंधन का मिस माइक्रो मैनेजमेंट। क्या इजराइल की जंग आपकी जेब पर भारी पड़ने वाली है? यमन के हूती विद्रोहियों ने एशिया यूरोप की लाइफलाइन को टारगेट किया है। लाल सागर में 2 जहाजों पर हमला किया है। सुएज नहर का शॉर्टकट रूट अब 3 गुना क्या लंबा हो जाएगा? तो क्या भारत को आने वाले समय में आयात निर्यात पर इसका असर पड़ेगा? फैक्ट फाइंडिंग में फुल डिस्कशन करेंगे इस पर। वैसे जंग तो फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को भी लड़नी पड़ रही है। जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है कि उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के केस की चार्जशीट से हटाया जाए। आज चालबाज सुकेश चंद्रशेखर की मनमर्जी और जैकलीन की अर्जी का सच बताएंगे। सच तो मध्य प्रदेश के खस्ताहाल स्कूलों का भी आपको दिखाना है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर पब्लिक इंटरेस्ट की मुहिम जारी है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद पब्लिक इंटरेस्ट की टीम मध्य प्रदेश पहुंची। आदिवासी बच्चों को क्यों झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर होना पड़ा? क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव सच से दूर हैं? आज दिल्ली में जबरदस्त सियासी हलचल दिखी। पहले विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन हुआ, फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग। प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 46 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये सभी संसद की सुरक्षा में हुई चूक का मुद्दा उठा रहे थे। मगर शाम होते होते 2024 में मोदी वर्सेस कौन का मुद्दा हावी हो गया। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत कई नेता इसी का जवाब ढूंढने में लगे रहे। कुछ मिला नहीं। वैसे क्या मोदी के सामने इंडिया अलायंस का कोई सरप्राइज चेहरा होगा? आज किसके नाम की चर्चा हुई? क्या चुनाव से पहले इंडिया अलायंस पीएम उम्मीदवार का चेहरा घोषित करेगा? उधर मोदी ने काशी के दौरे के दौरान शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आ गए, उनको भरोसा मिला। मामा अब क्या करेंगे? किसका मैनेजमेंट अच्छा है और कौन पीछे छूट गया? पब्लिक इंटरेस्ट में दोनों बड़े सियासी दलों की सियासी चाल का आज पूरा हिसाब किताब। सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं है का एक निर्णय हुआ। सवाल यही है कि आखिर कब तक इस तरह की बैठकों का दौर चलेगा? क्या इंडिया अलायंस में कोई भी किसी भी मुद्दे पर सेम पेज पर है या नहीं? मसलन मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, इस पर क्या फैसला हुआ? बीजेपी के खिलाफ 1 सीट 1 कैंडिडेट वाला फॉर्मूला कहां तक पहुंचा? विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस को अलायंस में कितनी सीट मिलेंगी और विपक्ष कितनी पर एडजस्ट करेगा? अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। समाजवादी चलिए, अच्छी बात है, चर्चा होनी भी चाहिए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इस मंथन से पहले नीतीश को मोदी के खिलाफ चेहरा बनाने के लिए पोस्टर फिर दिखने लगे। इसकी उम्मीद पहले से थी क्योंकि विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस की पोजीशन कमजोर हुई है। वो बार्गेनिंग के लिए अब ज्यादा मुखर नहीं हो सकती और ममता तो कल ही कह रही थी कि पीएम का चेहरा चुनाव के बाद ही तय होना चाहिए। I think all will be together. So there is an opportunity to discuss these matters we earlier also discussed. There is a great opportunity to discuss into detail. Without discussing the things, I cannot impose my opinion to others. 1-2 political parties may not agree, but majority of the political parties, if they are agreed for seat sharing 1-to-1, then automatically everybody will come together.
मतलब मिला जुलाकर सुई फिर अटक गई। लीड कौन करेगा, कैसे करेगा, किसी के पास ठोस जवाब नहीं है। हाँ, सूत्रों के मुताबिक काफी कुछ कहा गया। पता चला है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया। अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि देश में पहला दलित प्रधानमंत्री बनाने का ये मौका है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर प्रमुखता से काम होना चाहिए। इसमें पहले से काफी देरी हो चुकी है और अब आगे समय भी बहुत कम बचा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे का सारा काम खत्म करने की बात कही गई। पता चला है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने पर चर्चा की गई। कुछ दलों ने 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर फैसला करने की बात कही। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने कहा कि हर राज्यों में जो बड़ी पार्टी हो वो नेतृत्व करे। वैसे बात निकली है तो फिर आपसी विवादों तक भी पहुंचेगी। तय हुआ है कि पहले जो हुआ सो हुआ, अब आगे की बात की जाएगी। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं, उसको डिसाइड करेंगे। और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि इस अलायंस में सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। केजरीवाल पंजाब और दिल्ली की 20 लोकसभा सीटों के दम पर मोदी को चुनौती देना चाहते हैं। ममता दीदी बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के नाम पर आगे बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार को आरजेडी दिल्ली के लिए बढ़ावा दे रही है और कांग्रेस तो राहुल गांधी को लगातार प्रमोट कर ही रही है। यहां पर बैठी थी ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के बगल में राहुल गांधी। राहुल गांधी के बगल में बैठी ममता बनर्जी ने बैठक के अंदर कहा कि एक अनुभवी दलित नेता को इंडिया अलायंस का चेहरा बनाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने जब खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया तो महज दो कुर्सियां दूर मल्लिकार्जुन खड़गे इस कुर्सी पर बैठे थे। अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। वैसे इंडिया अलायंस को बीजेपी से सीखने की जरूरत है, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में सीट शेयरिंग पर मंथन हो रहा था, तब बीजेपी साउथ के 6 राज्यों की 130 सीटों के लिए तैयारी कर रही थी। शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी किसी से छिपी नहीं। वो तो दिल्ली नहीं आना चाहते थे, कहते थे मर जाऊंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा। मगर वक्त का पहिया घूमा, वो दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा से मीटिंग की और अपने नए रोल के लिए तैयार भी दिखे। फिलहाल में विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा ही। अभी तो इस यात्रा में कुछ जगह मुझे जाने को कहा जाएगा और मैं दक्षिण के राज्यों में जाऊंगा। बीजेपी के इसी माइक्रो मैनेजमेंट की बात 2 दिन पहले पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने भी की थी। चिदम्बरम बोले थे कि बीजेपी हर चुनाव को आखिरी चुनाव की तरह लड़ती है, पूरी ताकत के साथ। शायद इंडिया अलायंस को चिदम्बरम की बातों से ही सबक लेना चाहिए, क्योंकि अगर मीटिंग में ही उलझे रहे तो फिर बीजेपी के किले को भेदना काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर ये कहे कि बीजेपी की हवा चल रही है, कांग्रेस को अपनी कमजोरी पर काम करना चाहिए, टॉप लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए, तो इशारा यही है कि फिलहाल मोदी को रोकने का मादा अकेले कांग्रेस में नहीं है। हाँ, जहां तक अलायंस की बात है तो फिलहाल सब एक छतरी के नीचे तो हैं, लेकिन रह रहकर राहुल की लीडरशिप पर वो भी सवाल उठाते हैं। आज मीटिंग से पहले ही जेडीयू ने कहा 140 करोड़ जनता हमारा पीएम चेहरा है। मतलब सब हवा हवाई, ग्राउंड पर कोई प्लानिंग नहीं। वही बीजेपी यूपी में अपना कैंपेन शुरू कर चुकी है। मोदी 2 दिन काशी में गुजार कर आए, तमिल संगमम आयोजन किया, यानी नॉर्थ के साथ साथ पूरा साउथ की सीटों पर भी फोकस है। इसीलिए अगर विपक्ष को लड़ाई में दिखना है तो जमीन पर बेचैनी दिखानी होगी, वरना लड़ाई में मुकाम पीछे छूट जाएगा और फिर ईवीएम को कोसने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। पॉलिटिक्स के बाद अब जियो पॉलिटिक्स का रुख करते हैं, क्योंकि यह खबर सीधा
आपकी और आपके जेब से जुड़ी हुई है। इजराइल ने गाजा पर अटैक किया, हजारों लोग अब तक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या फर्क पड़ता है इस युद्ध का, युद्ध तो कोसों दूर इजराइल में हो रहा है। फर्क पड़ता है, आपको भी हो सकता है, आपकी जेब को भी इसका असर पड़े। इजराइल जंग की वजह से समुद्र में एक ऐसी जंग छिड़ गई है जो ना सिर्फ विदेशों को बल्कि भारत की आर्थिक हालात पर भी असर डालेगी। आज आपको यही समझाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में सुएज नहर में यमन के हूती विद्रोहियों ने जो वॉर शुरू की है, उससे दुनिया की इकॉनमी को हर मिनट $400 मिलियन का जो नुकसान हो रहा है, उसका मतलब समझाना है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि आयात और निर्यात के लिए समुद्री रास्ते से सुएज नहर का रास्ता सबसे शॉर्ट रास्ता है। इसे हूती विद्रोहियों ने ब्लॉक करने की नीयत से ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए हैं। आप ये खबर देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारे साथ साथ यानी भारत के साथ साथ दुनिया के लिए ये कितना बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है। हेलीकॉप्टर से आए, शिप पर उतरे, जहाज के सदस्यों को बंधक बनाया और कर लिया कब्जा। 20 नवंबर को लाल सागर के यमन के हूती विद्रोहियों ने इस तरह एक समुद्री जहाज को कब्जे में लिया था। तब से कई और हमले हो चुके हैं। विद्रोहियों ने सोमवार को लाल सागर में पनामा के MSC क्लारा और नॉर्वे के जहाज स्वान अटलांटिक को निशाना बनाया। ड्रोन और मिसाइल के हमले किए गए। इससे सुएज नहर वाला रूट बाधित हो गया। महीने भर में हूती विद्रोही 13 समुद्री जहाजों पर ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल से हमला कर चुके हैं। हूती विद्रोहियों ने जहाज पर हमले की जिम्मेदारी ली। कहा, इजराइल की सप्लाई लाइन काटने के लिए जहाज रोकते रहेंगे। अब इन हमलों का असर क्या हुआ? दुनिया की 4 बड़ी शिपिंग कंपनियों MSC, CMA, CGM, हैपैक लॉयड और मर्सक ने लाल सागर के रास्ते ऑपरेशन रोक दिए। वैश्विक समुद्री व्यापार में इन 4 कंपनियों की 53% हिस्सेदारी है। BP यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम और फ्रंटलाइन कंपनी के टैंकर भी लाल सागर से नहीं जा रहे। आपको बता दें कि हूती विद्रोहियों के डर की वजह से ही पिछले 1 महीने में करीब 55 समुद्री जहाज सुएज नहर की बजाय अफ्रीका होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, यानी रूट लंबा ले रहे हैं। ये हालात देखकर अमेरिका एक्टिव हुआ। लाल सागर में 44 वॉरशिप्स तैनात कर दिए गए हैं ताकि हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम किया जा सके। अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया है। 10 देश ब्रिटेन, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशल्स और स्पेन भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका कहता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और आने जाने की आजादी के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया है, लेकिन हूती विद्रोही फिलहाल अमेरिका के दोस्त इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है। जिस रूट पर हूती विद्रोही बमबारी कर रहे हैं वो है क्या? भारत समेत दुनिया की इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है सुएज नहर का रास्ता? इसका महत्व समझिए। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली 193 किलोमीटर लंबी नहर है ये। एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा बिजी समुद्री मार्ग है ये। एक दिन में 50-60 जहाज यानी महीने में 1800 और एक साल के अंदर 22,000 शिप यहां से गुजरते हैं। रोजाना करीब 8-9 अरब डॉलर का कारोबार इसी रास्ते से पूरा किया जाता है, यानी अगर साल का हिसाब लगाएं 83 लाख करोड़ का बनता है ये धंधा। दुनिया भर का 12% व्यापार इसी नहर के रास्ते होता है ना महत्वपूर्ण? अब ये नहर भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है, ये समझ लीजिए। क्योंकि दूसरे देशों की तरह भारत भी काफी सामान समुद्र से ही भेजता है। भारत सुएज नहर के रास्ते यूरोप को फूड प्रोडक्ट्स, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान एक्सपोर्ट करता है। इसी रास्ते से रोजाना 5 लाख बैरल कच्चा तेल भारत आता है। इस नहर ने भारत से यूरोपीय देशों की दूरी 7,000 किलोमीटर कम करके रखी हुई है, यानी लाल सागर से आने वाले
जहाजों को अफ्रीका महाद्वीप घूमकर भूमध्य सागर नहीं जाना पड़ता। सुएज नहर से माल ढुलाई करने वाले जहाजों का समय बचता है और खर्च भी बहुत कम हो जाता है, 3 गुना कम हो जाता है। 2021 में 200 अरब डॉलर का व्यापार इसी रास्ते से किया गया था। है ना महत्वपूर्ण? सोमवार की बमबारी का असर, कच्चे तेल के कांटे पर हमें इसका असर दिखा। दाम $78 प्रति बैरल हो गया। तो क्या आगे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट पैदा होने वाला है? गल्फ ऑफ एडन एक वाटर वे है जो गेटवे ऑफ यूरोप है, अरबियन सी से या इंडियन ओशन से कहें। ये 60s में देखिए जब सुएज कनाल बना, जब से तो सुएज कनाल कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था। 75 में जब से सुएज कनाल वापस खुला तो ये एक छोटा रास्ता मिला अरबियन कंट्रीज को और इंडियन ओशन के कंट्रीज को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को यूरोप जाने का और इसी एरिया से व्यापार करने का। तो 11% जो व्यापार है पूरे विश्व का, ये इसी एरिया से गुजरता है। खासकर पेट्रोलियम जो गल्फ से होके यूरोप कंट्रीज में यहीं से जाता है। और भारत की बात करें तो भारत का भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसे अगर 50 मिलियन इंपोर्ट है बिलियन, तो 60 बिलियन करीब इंपोर्ट हम वहां से रास्ते से करते हैं। यहां पे जो घटनाएं हो रही हैं वो विश्व की इकोनॉमी को और भारत की इकोनॉमी को उसी तरह से प्रभावित कर रही हैं। अब जरा यह समझिए कि अगर इजरायल युद्ध नहीं रुका और हूती विद्रोहियों ने समुद्री रूट ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? तो होगा ये, सुएज नहर से यूरोप जाने वाले भारतीय शिप्स को 16-18 दिन का वक्त लगता है। सुएज नहर ब्लॉक हो गई तो अफ्रीका होते हुए ये यूरोप पहुंचने में 30-40 दिन लगाएंगे। इसी तरह सुएज नहर से होते हुए ताइवान से यूरोप जाने के लिए 26 दिन का समय लगता है। अफ्रीका से यही समुद्री रास्ता 34 दिन में कवर होगा। आपको याद होगा 2021 में एवर गिवेन नाम का एक जहाज सुएज कनाल के बीच में फंस गया था, ऐसे टेढ़ा होके। उसकी वजह से 350 से ज्यादा जहाज जो थे, समुद्री जहाज, वो समुद्र में ही अटक गए थे। $9 बिलियन प्रतिदिन के हिसाब से तब नुकसान हुआ था इसका। अभी हम रूस से जो तेल खरीद रहे हैं वो तेल भी सुएज नहर के रास्ते ही भारत पहुंच रहा है। सोचिए अगर ये रूट बंद हो गया तो फिर 3 गुना टाइम फालतू लगेगा तेल पहुंचने में, माल की ढुलाई का खर्च भी बढ़ जाएगा। और ये पैसा कहां से जाएगा? आपकी मेरी जेब से ही वसूला जाएगा ना। दुनिया के बड़े हिस्से में अगर ऐसा कुछ होगा तो हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमी उससे इंपैक्ट होगी, क्योंकि हम क्रूड ऑयल के बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, कच्चे तेल के हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं। अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं, क्योंकि आज पेट्रोल डीजल जो है मार्केट लिंक्ड है। और अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, और महंगाई हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। इसलिए रेड सी, क्योंकि क्रूड ऑयल के लिए, कमोडिटीज के लिए, कई तरह के सामान के लिए बड़ा रूट है, तो वहां पे अगर टेंशन बढ़ती है तो जाहिर सी बात है दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए भी कुछ चिंता की बात तो है ही है। वॉर कैसे इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट होता है और क्यों बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है? क्योंकि युद्ध की वजह से हमारी जेब, आपकी जेब, सब पर फर्क पड़ता है। और जब हमारी और आपकी जेब पर फर्क पड़ता है तो देश की माली हालत खराब होना लाजमी है। जब बाजार में खरीदार के पास पैसा ही नहीं होगा तो सप्लाई बेकार हो जाएगी, और जब सप्लाई बेकार हो जाएगी तो बड़े से लेकर छोटा आदमी तक इसका हिस्सेदार बन जाएगा। अब समझ में आ गया युद्ध कितने संकट और कहां-कहां संकट लेकर आता है। स्कूलों को लेकर पब्लिक इंटरेस्ट की मुहिम जारी है। आपको याद है ना, हमने स्कूलों में बच्चों को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता, उसकी हम खबर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बाद पब्लिक इंटरेस्ट की टीम अब मध्य प्रदेश पहुंची है। यहां भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नजर आया। मध्य प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों की बेहद खस्ता हाल है, हालत बड़ी खराब है। कहीं स्कूल की छत टपक रही है तो कहीं छत है ही नहीं। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी लगता है आंखें मूंद कर
आराम से सो रहे हैं, इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में इस खबर को दिखाना हमने जरूरी समझा। कुंभकर्ण की नींद में सोए इन अधिकारियों को जगाना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले के मेहदवानी विकास खंड की मठिया टोला में इस झोंपड़ी के अंदर बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा है। यकीन नहीं हुआ ना? चलिए आपको इस झोंपड़ी के अंदर लेकर चलते हैं। दीवार पर हिंदी वर्णमाला से लेकर अंग्रेजी गणित के चार्ट लगे हैं और नीचे जमीन पर बैठे हैं दर्जनों गरीब आदिवासी बच्चे। छप्पर से बनी ये कोई आम झोंपड़ी नहीं, बल्कि मठिया टोला इलाके की प्राथमिक पाठशाला है। ऐसे और भी अक्षर और भी शब्द हैं जिन झोंपड़ी में सिर्फ बच्चे ही नहीं हैं, टीचर भी मौजूद हैं। झोंपड़ी वाली इस पाठशाला में 43 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी क्या नौबत आई कि बच्चे झोंपड़ी में पढ़ने को मजबूर हुए। दरअसल डिंडोरी जिले की मठिया टोला प्राथमिक पाठशाला की जो सरकारी बिल्डिंग थी वो जर्जर हो गई। बिल्डिंग में बच्चों की जान को खतरा था, इसीलिए वहां से निकालकर सभी बच्चे इस झोंपड़ी में शिफ्ट कर दिए गए और ये भारी भरकम जिम्मेदारी निभाने के बाद डिंडोरी जिले के शिक्षा अधिकारी टेंशन फ्री हो गए। लगता है स्कूल आपका झोपड़ी? क्यों लगता है झोपड़ी में? स्कूल टूट गया है। तो कब से लग रहा है स्कूल यहाँ? 2 साल ले। अब बारिश आए या फिर आंधी तूफान, बच्चों को यहीं पढ़ना है और पिछले 2 साल से ये बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं। अभी झोपड़ी में सर हम लोग पिछले बरसात से पहले स्कूल लगने से पहले हम इसमें बहुत अच्छे से पन्नी लगा लिए थे, तान लिए थे। तो अभी बरसात के समय तक तो पन्नी चल गया, फिर बीच में फट गया था तो चूहने लगा था पानी। फिर से हम नया पन्नी लाए और फिर से उसको हमारे गांव के सभी भाई लोगों के साथ उनकी सहायता से फिर से पन्नी तान कर फिर से लगा रहे हैं स्कूल। बिल्डिंग नहीं रही तो टीचर अपना कर्तव्य झोपड़ी से ही निभाने लगे, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? अधिकारियों के सुस्त रवैये की वजह से बच्चों के भविष्य के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होगा? एक ही कमरा है इसमें ना कुछ बाथरूम की व्यवस्था है ना कुछ की व्यवस्था नहीं है, बस ऐसे हम काम चला रहे हैं। पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं सर, पूरे एक साथ बैठते हैं? जी एक साथ बैठते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बच्चे हो सकता है जिले के महंगे स्कूल में पढ़ते हो, इसीलिए घास फूस की झोपड़ी में शिफ्ट करने के बाद अधिकारी इन गरीब बच्चों को भूल गए। यही कारण है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा। कई बार हमने कंप्लेंट भी किए सर, BO आया, BRC आया, वहाँ कलेक्टर के भी यहाँ पे विज्ञापन दिए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुआ सर। बनाएंगे कह रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बन पा रहा है। अधिकारी आते हैं चले जाते हैं। अगर गांव में ये झोंपड़ी भी ना होती तो फिर इन बच्चों का क्या होता? झोंपड़ी के मालिक को 2 साल से किराया भी नहीं दिया गया। अभी जब तक स्कूल नहीं बना है इसे करके दे दिए थे सर, और अभी है तो वो भी दीवार भी अवंद गए हैं, उसमें अभी डर भी है उसमें लगाने से बच्चों के। 1 रुपये नहीं दे रहे हैं सर कोई। कितने दिन हो गए यहाँ स्कूल लगते? स्कूल तो 2 साल हो गया सर जी। डिंडोरी जिले में ये कोई इकलौता स्कूल नहीं है जिसकी इमारत जर्जर हो चुकी है। डिंडोरी में 1350 प्राइमरी स्कूल हैं, 492 स्कूल के भवन जर्जर हो चुके हैं। बड़ी संख्या में स्कूल खंडर बने हैं। 529 स्कूलों में मरम्मत की जरूरत है। दर्जनों स्कूल बिना बिल्डिंग के ही संचालित हो रहे हैं। जिनमें मेजर रिपेयर की जरूरत है वो 528 है, जिनकी सूची हमने सर्व शिक्षा अभियान के भेज दी है और समय समय पर कार्रवाई भी हो रही है। राघवेंद्र मिश्रा जी, अगर कार्रवाई हुई होती तो क्या डिंडोरी में स्कूलों की हालत इतनी खराब होती? क्या बच्चों को झोंपड़ी में बैठकर यूं पढ़ना पड़ता? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब मोहन यादव हैं, लेकिन मोहन से पहले शिवराज का राज था। साल 2023 में ही शिक्षा बजट का 50% से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन फिर भी बच्चे झोंपड़ी में पढ़ने को क्यों मजबूर है? मध्य प्रदेश में 59,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल हैं। साल 2023 में राज्य का शिक्षा बजट
38,375 करोड़ रुपए था, जिसमें से 22,359 करोड़ रुपए प्राइमरी स्कूलों के लिए आवंटित किए गए थे। इतना सब होने के बावजूद नवंबर 2023 में बारिश के चलते बुरहानपुर के सरकारी स्कूल की छत गिर गई। सितंबर 2023 में जर्जर स्कूल के रेनोवेशन के दौरान स्कूल की छत गिरी एक की, वहां 2 लोगों की और मौत हो गई। शहडोल के सरकारी स्कूल में स्टूडेंट छाता लेकर पढ़ते हुए नजर आए थे। छिंदवाड़ा के 44 स्कूलों में अभी भी छतों से पानी टपकता है। दो जुलाई 2020 से लेकर 2023 तक सीएम बनने से पहले मोहन यादव मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे, इसलिए सवाल लाजमी है मोहन जी से। मोहन यादव जी, आप खुद प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं, तब भी स्कूलों में ऐसे हालात। अब आप मुख्यमंत्री हैं, तो उम्मीद है, हमें तो बहुत दिल से उम्मीद है कि ये हालात अब सुधरेंगे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है और ऐसे सवाल हम पब्लिक इंटरेस्ट में उठाते रहेंगे और आपको पब्लिक इंटरेस्ट में इन स्कूलों को ठीक करना ही करना है। मुसीबत चाहे जैसी भी हो, जितनी भी बड़ी हो, उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, लेकिन जब रास्ता ही मुसीबत बन जाए तो क्या होगा? यूपी के बरेली जिले में 2 ऐसे गांव हैं जहां 76 साल बाद भी सड़क नहीं बन पाई। बरेली का नाम देश की स्मार्ट सिटीज में आ गया है। दोनों गांव बरेली नगर निगम के दायरे में हैं। ये तो ऊपर से ये है कि कोई दूर दराज का गांव नहीं है, नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं ये गांव, लेकिन गांव में आज तक सड़क नहीं आई। इसका खामियाजा अब यहां के लोग भुगत रहे हैं। कोई सुनने को नहीं आया। हम मानेंगे नहीं, 10 दिन के बाद फिर पहुंच जाएंगे धरने पे। कड़ाके की सर्दी में जब कोई बेवजह बाहर नहीं निकलना चाहता, तब भी बरेली के परसाखेड़ा और गोकुलपुर गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर धरना दे रहे हैं। इन्हें कुछ ज्यादा नहीं, बस एक सड़क चाहिए। गांव में रास्ता न होने की वजह से रिटायर्ड फौजी सुखदीप कश्यप की बेटी का रिश्ता टूट गया। खुद वार्ड के पार्षद रह चुके हैं, अपनी पत्नी को भी पार्षद बनवा दिया, लेकिन एक सड़क नहीं बनवा पाए। अभी कहने को तो स्मार्ट सिटी बरेली है, मगर इस पूरे वार्ड में अभी तक कोई सरकारी काम हुआ ही नहीं है। बिल्कुल आप देख रहे हैं सड़कें इसकी, जिस गांव को आने के लिए सड़क ही नहीं है तो और क्या कहाँ विकास होगा। इस ग्रामीण क्षेत्र में हमने बहुत प्रयास किए, सड़क का आपको जैसे कि सबको मैं पहले ही बता चुका हूँ, करते करते इसमें कोई ध्यान नहीं दिया किसी ने। सड़क के चलते सुखदीप की बेटी के लिए बारात नहीं आई, लेकिन हरीश चंद्र ने तो सड़क के लिए अपनी बेटी ही गंवा दी। नगर निगम पर 2 दिनों तक खुलेआम आसमान के नीचे धरना चला। 1 साल की बच्ची सर्दी की चपेट में आ गई और उसकी जान चली गई। रोड की खातिर गए थे, जब तक धरने में से हम आए लौट के, बच्ची को ले जाने वाले थे, तब रास्ते में ही बच्ची का दम तोड़ दिया। बच्ची रास्ता मिल जाए तो यह है, अगले की जो दिक्कतें तो पैदा नहीं होंगी। जो आज हमारे साथ हो गया फिर कभी किसी दूसरे के साथ तो नहीं होगा। अगर जो काम पहले ही हो जाता तो हमारी बच्ची आज होती है हमारे पास। बरेली यूपी के 10 स्मार्ट सिटीज में से एक है, लेकिन परसाखेड़ा गांव के लिए बरेली की सारी स्मार्टनेस बेकार है, क्योंकि गांव वालों को 76 साल से एक सड़क का इंतजार है। यूपी की तमाम सरकारें आई और चली गई, लेकिन बरेली के इस गांव को सड़क नहीं दे पाई। कोई सुनने ना हो ना कोई देखने आओ है। कई जो जाते वोट मांगन को कि हम रोड डलवाएंगे, मगर आज तक कह के चले आते हैं, आज तक किसी ने सुनी ना हमारी। पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद से पूर्वांचल के गाजीपुर तक सड़कों का जाल बिछ गया, लेकिन बरेली के परसाखेड़ा और गोकुलपुर गांव के दिन नहीं फिरे। एम्बुलेंस का गांव में आना संभव नहीं, ना मरीज अस्पताल जा पाते हैं, ना बच्चे स्कूल। कम से कम यहाँ पर 80% बच्चे अनपढ़ हैं रास्ते की वजह से, क्योंकि यहाँ से बच्चे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है, मेरी भी शादी नहीं हुई है अभी।
डबल इंजन वाली इस सरकार में जैसे तैसे जमीन का अधिग्रहण हो गया, लेकिन सड़क बनेगी या नहीं ये अब तक साफ नहीं है। वहाँ से एक रिंग रोड जा रही है और रिंग रोड महज 100-150 मीटर हमारे जो वार्ड है उसकी सीमा के पास से जा रही थी। जहाँ पे उनकी सर्विस लेन आ रही है वहाँ से लेकर के गांव तक का एक सरकारी रास्ता ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम एक नया रास्ता, हम एक डुप्लीकेट रास्ता प्रपोज करें तो ये एक डुप्लीकेसी होगी जिसमें कि सरकारी धन को इस्तेमाल करना उचित प्रतीत नहीं होता है। सुना आपने, पूरे इलाके से कटे हुए गांव के लिए एक अदद सड़क का निर्माण सरकारी पैसे की बर्बादी लगने लगा है। भले ही बच्चे स्कूल छोड़कर घर बैठे रहें, लोग रेल की पटरी पर कटते रहें, मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ते रहें, वो भी उस प्रदेश में जिसकी पहचान अब वहां के नए नवेले हाईवे और एक्सप्रेस वे बनने लगे हैं। यूपी में दनादन विकास हो रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है। सीएम योगी खुद सड़कों की क्वालिटी चेक करने पहुंच जाते हैं। कमी होने पर अफसरों की क्लास भी लगाते हैं। डीएम से लेकर सीएम और सिस्टम तक से हमारी एक ही गुजारिश है, सड़क बनवाइए, क्योंकि 76 साल हो गए, 1, 2, 5, 7 साल की बात नहीं है। लोगों की तकलीफ दूर होनी चाहिए, ये जरूरी है। बरेली के गांव वालों की बदनसीबी आपने देख ली। अब यूपी के एक और जिले मेरठ की भी तस्वीर आपको दिखानी है, जहां अफसरों और ठेकेदारों ने एक ऐसी सड़क बना दी जो जीरो टॉलरेंस वाली योगी सरकार की साख पर बट्टा लगा गई। मेरठ के माधवपुरम इलाके की ये सड़क 2 दिन पहले ही बनाई गई थी, लेकिन 24 घंटे में ही बजरी और तारकोल का गठबंधन टूट गया, जिसने ठेकेदार और नगर निगम के अफसरों के भ्रष्टाचार की कलाई खोल दी। ये सड़क भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है। यकीन नहीं आता, आप ये देखिए, परसों रात ही सड़क को बनाया गया है, लेकिन आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार किस तरीके से किया गया कि ये सड़क यहाँ पर परसों रात बनाई गई और किस तरीके से हाथ से उखड़ रही है। कभी ऐसी सड़क नहीं देखी होगी आपने। ये देखिए किस तरीके से ये सड़क बनाई गई। 2 दिन भी सड़क को नहीं बीते कि यहाँ पर ये सड़क उखड़नी शुरू हो गई है। ये तार को नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, समझे, क्या हो जी ऐसी बनेगी। अच्छा, हाँ। रात को 2 बजे सड़क बनाई गई। उसके बाद में जब हम सुबह आए, अपनी दुकानें खोली, देखा तो सड़क पे पैर मारते ही तुरंत रोड़ी बाहर आ रही थी। देखिए आपने कभी ऐसी सड़क जिसको आप फावड़े के साथ ट्रैक्टर में भरकर ले जाएं? ये हाल था। चलिए ब्रेक के बाद फटाफट देख लेते हैं आपके कमेंट्स क्या आए हैं हमारी खबरों पर। राज क्या लिखते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार का व्यापार बन गया है फिल्मी स्टाइल जैसा। ये जो हमने शिक्षा के ऊपर बात की थी। पंकज लिखते हैं जनकपुरी के लोग भगवान राम को आज भी अपना दामाद मानते हैं और आज भी सारी परंपराएं निभा रहे हैं। धन्य हैं ये लोग, जय श्री राम। ये जो हमने खबर दिखाई थी जनकपुरी वाली। राम कुमार क्या कहते हैं? जब तक समाज में रहने वाले असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश नहीं जाएगा तब तक उनकी मानसिकता नहीं सुधरेगी। धन्यवाद राम कुमार जी, आपके विचार दुनिया ने सुन लिए। अरुण क्या कहते हैं? पटियाल जी, आपकी टीम जनता से जुड़ी खबर को पूरे देश से ढूंढ कर लाने में जो मेहनत करती है वो आपके समाचार दिखाने में 4 चांद लगा देती है। अरुण जी, आपका इस कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। कल रात 9 बजे आपके मुद्दों के साथ पब्लिक इंटरेस्ट में फिर हाजिर होऊंगा और 10 बजे आप क्या स्पेशल प्रोग्राम देखने वाले हैं थोड़ी देर में अखिलेश आएंगे स्टूडियो में, आपको बताएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि।